चलो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें दो चीज़ आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स 1 और 2। फर्स्ट वाला होगा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। और लास्ट में एक्सरेज वगैरह के भी बारे में जानेंगे। और 2 वाले में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में देखेंगे, अल्फा बीटा गामा डीके कैसे होता है। और साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी वगैरह जो तुम लोगों ने पढ़ करके भी रखा है, बराबर। केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा, तो एग्जैक्टली लगभग लगभग सेम चीज़ें यहाँ पे भी हाँ। हम लोग पढ़ेंगे। काइंड ऑफ तुम्हारा रिवीजन होगा फिर। तो इसको उतना ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं लेकर के जाऊँगा। लगभग तुमने इसको 3 बार पढ़ लिया है। फिर एक बार तुमने 11th में पढ़ा केमिस्ट्री में, वेल। और एक बार फिर तुमने अच्छा। 12th में पढ़ा। उसके बाद फिर अभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अभी ये 4th टाइम स्टार्ट कर रहा है। और रिवीजन मुझसे भी वगैरह पढ़ा हुआ था होगा तो मॉडल। उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। तो 3-4 लेक्चर रिपीटर के लिए जाता है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। मान करके चलो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे डेफिनेटली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो। और लॉजिक काफ़ी सिंपल। जो तुम्हारा केमिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा। तो सोच लो यस। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सॉरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फोटो यस। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीज़ है, टू द पॉइंट बातें करेंगे और क्वेश्चन। इसको निपटाते जाएंगे, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यस क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ। सर, रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन और लाइट फॉल्स ऑन मेटल इट। पे इंसिडेंट होते हैं तो बस 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 12th वाले डेफिनेशन मत बताओ। अब कौन सा डेफिनेशन है सर? करंट आता है इसके वजह से। कोई और क्या? भी अगर एनर्जेटिक फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये फोटोन है। ध्यान रखना, अब हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर का बात कर रहे हैं। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग आगे जाकर जानेंगे और अच्छे तरीके से। अभी मान लो कि एक फोटोन है, और फोटोन क्या है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी, बराबर। और इस फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? hc/λ, या फिर h न्यू, where h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब तुम्हें पता है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है? मोमेंटम ऑफ फोटोन MC। अच्छा, H बाई H बाई h by लैम्डा, हाँ lambda सर। ठीक है, इसको रट लो, हाँ सर। इसको रट सर लो। याद है, याद है। नहीं याद है डी तुम्हें? ब्रॉगली लेवल। रट लो इसको, ठीक है। जब भी फोटोन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा इस तरीके से। और जब भी हम लोग किसी भी पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, किसी के बारे में बात करेंगे, तो उसका एनर्जी पार्टिकल का ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर से डिफाइन होता है। और स्टूडेंट हमेशा यहीं पे गलती करता है। फोटोन का भी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से लिखना चाहता है, और फोटोन का मोमेंटम जब पूछते हैं तो वो एम वी बोलता है। जबकि पता है ओके। ना, मास के बारे में पंगा है फोटोन का, रेस्ट मास नहीं होता है। तो एच मोमेंटम स्क्वायर, कितना हाँ। हो जाएगा? एम वी हो जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन के केस के लिए हम लोग P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा यूज नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये तभी यूज हो सकता है जब कोई पार्टिकल काफी ज्यादा छोटा होगा और वो काफी तेजी से मूव कर रहा होगा, है ना। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जा करके। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी एनर्जेटिक फोटोन अगर किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करता है, ये क्या है? हमारा मेटल सरफेस। और मेटल के अंदर क्या होता है? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं? रेंडमली मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टेशनरी है, रेंडमली मूव कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये रेंडमली मूव कर रहा है तो ये मेटल से बाहर क्यों नहीं निकल जाता है? निकलना चाहिए ना। नहीं निकल पा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। वो एक इतनी मिनिमम एनर्जी जो इसको ट्रिगर कर दे इसके मेटल सरफेस से बाहर निकालने में, बराबर। जैसे कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बॉल को मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो ये बाउंस करेगा कंटिन्यूसली। लेकिन क्या ये इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल पा रहा है क्या? नहीं, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है
कि वो इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो क्या चाहिए इसको? एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो फोटोन जब आता है तो ये इसको इतना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इसको एब्जॉर्व करके बाहर निकल पाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब फोटोन के पास एनर्जी था तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर लिया, बराबर। और इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी एब्जॉर्व करा तो वो कहाँ पे चला गया? मेटल बाहर। के सरफेस से बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर। इजेक्ट हो गया, बाहर आ गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैन बी जीरो एंड कैन नॉट बी जीरो, में बी जीरो, में नॉट बी जीरो, दोनों चीज़ हो सकती है। लेकिन फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो इस फोटोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, बराबर। मस्ट बी ग्रेटर देन उतनी थ्री होनी इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। इससे ज़्यादा हाँ। होनी चाहिए, तभी ये बाहर निकाल सकता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। मान लो कि इसका बाहर निकलने के लिए, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, ये सब डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। तो वर्क फंक्शन अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमने जो फोटोन फॉल कराया है उसका एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद इसके पास कितना एनर्जी हो जाएगा? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगा, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अच्छा। वो बाहर निकलने में दे देगा, और बाकी जो बचेगा वो एनर्जी इसके पास रह जाएगा। और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल की बातें कर रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गया, और ये लेकर के वो भाग जाएगा। क्लियर है क्या? सर पूरा का पूरा 5 वोल्ट ट्रांसफर होगा, कहीं आजू बाजू नहीं अब निकलेगा मेरी क्या? हाँ, बात, मतलब सर अब उसके पास अरे थोड़ा सुनो रैंक तो नहीं सही, जाता है अरे फोटोन के साथ। मेरी सुन तो बात तो यार, सुनो। कुछ सुन कुछ तो। चीजें हैं, अभी तो ये मैंने एक सिंपल वे में बताया। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कुछ एजम्पशंस हैं जो कि बहुत जगह पे तुम्हें मिलेगा नहीं। पहला एजम्पशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व 1 फोटोन एट इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि दो तीन फोटोन को एब्जॉर्व कर लिया। क्या रूल है? कि एक अच्छा। इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन फोटोन को एब्जॉर्व कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि वो फोटोन एब्जॉर्व तभी करेगा जब वो बाहर निकल सकता है, नहीं तो वो एब्जॉर्व नहीं करेगा। फोटोन मतलब। विल बी एब्जॉर्ब ओनली इफ इट इज गोइंग टू एक्साइट। मतलब उसका चॉइस है होना है कि नहीं होना। हाँ, इसके पास कंपलसरी नहीं है कि ऐसा इसको थोड़ी है। एब्जॉर्व करना ही करना है। ठीक है, ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी में डिफाइन किया जाता है। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी में डिफाइन किया जाता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ओके। लेकिन एक इंस्टेंट पे एक ही फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेगा। अब इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब किया। मैं वापस से नीचे डायग्राम बनाता हूँ अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। इस फोटोन के पास एनर्जी था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेट से एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये भी कंपलसरी नहीं है हम्म। कि ये बाहर निकल ही जाएगा। इट इज नॉट कंपलसरी। समझ में आया कहाँ क्या? जाएगा नीचे? वर्क फंक्शन अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं स्टूडेंट को, जो दूर कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ एब्जॉर्ब किया तो निकल जा रहा है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किया है तो हो सकता है कि वो एक दूसरे से कोलिजन कर ले और एनर्जी को लूज कर दे, जिसके कारण से मेटल सरफेस को बाहर नहीं निकल। समझ में आया क्या? मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एनर्जी लूज करते हाँ, हैं टाइप। कोलिजन हो ओके। सकते हैं ना कोलिजन बाहर से। निकलने के लिए। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। अब लेट से कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहला चीज तो मैंने ये बता दिया कि मे इजेक्ट और मे नॉट इजेक्ट। और दूसरा चीज क्या है
कि लेट से ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ये इलेक्ट्रॉन और ये इजेक्ट कर गया, तो इसके पास ये कंपलसरी नहीं है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो। अगर वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो भी इट इज़ नॉट कंपलसरी। क्यों? क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकता है। ओके, अच्छा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि प्रीवियस केस याद करो, हाँ सर। कोलिजन कर सकता है। तो ये जब हम लोग बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इलेक्ट्रॉन कैन गेट। तो हमेशा क्वेश्चन ओके, में मैक्सिमम है, अच्छा। मैक्सिमम लिखा होता है। 0 से लेके उधर तक, हम्म। अच्छा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है। हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये मैक्सिमम लिया है। समझ में आया क्या? ओके सर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक हर एक चीज़ क्लियर होगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं उसे ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और फोटो फोटो इलेक्ट्रिक लगा। इफेक्ट के थ्रू ही निकलना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वर्क फंक्शन, वो सारी चीजें। पहले वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम। हाँ, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, एनर्जी। उसके बाद फिर हमारा ये ले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसको मैं थोड़ा इस टाइप से डिज़ाइन बना देता हूँ। फोटोन फॉल किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे जाकर के कलेक्ट हुआ। तो एक अच्छा, कलेक्ट। करंट को दिखाएगा, है ना। मीटर यहाँ पे लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो चार्ज का फ्लो होता है और चार्ज के फ्लो के कारण से करंट आता है। तो इसी करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है क्या? ओके, मतलब कंप्लीट हो जाता है सर्किट। हाँ, सर्किट कंप्लीट हो गया ना। हवा नेक्स्ट में इज, करंट सही हाँ, है ना? हवा में करंट नहीं है। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेटअप बनाएंगे, समझ में आएगा, मुझे तो पता ही होगा। अब इसमें एक और चीज आता है, डेट इज सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट क्या होता है? जब ये करंट कांस्टेंट हो जाए, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाए, अब और नहीं बढ़ सकता है, तो उस करंट को हम लोग सेचुरेशन करंट कहते हैं। और ये सेचुरेशन करंट आता कैसे है ना, उसको हम लोग आगे जा करके देखेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जैसे ये मेटल सरफेस था, फोटोन फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन के पास है काइनेटिक एनर्जी, तो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप कर दूं, दो डायरेक्शन में सेटअप कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक या तो इस डायरेक्शन में, एक या तो इस डायरेक्शन में। कौन इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो ये हम्म। रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए मुझे इन दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, कैपेसिटर जैसे हाँ तो कैपेसिटर। हाँ, तो बैटरी का पोलरिटी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्लस किधर होना चाहिए? ये वाला प्लस करना सर पड़ेगा इधर लेफ्ट में। और ये माइनस हाँ। करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। और अगर इसी पोलरिटी को मैं रिवर्स कर दूं तो इसे हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अच्छा। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर देगा। दो चीज़ें। अब चलो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं।
एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बताओ क्या होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो दस एक हजार बड़ा सा वोल्ट रहते हैं। ट्यूब लेते हैं, अरे वो हम्म, 12th वाली बातें मत करो ना। वही यार। एक ट्यूब लेते हैं और ट्यूब को कर देते हैं हम लोग वैक्यूम। क्यों करते हैं वैक्यूम, रीजन क्या है? बीच में कोई टकराए ना, कहीं रिटार्ड ना हो क्या? शायद से। तो बीच में टकराए ना इलेक्ट्रॉन की। हम्म, तो वैक्यूम करने का मेन रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो अगर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके साथ टक्कर वगैरह खा सकते हैं और आयनाइज वगैरह भी होने का चांसेस है, प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, तो इसीलिए हम लोग पूरा कंप्लीट वैक्यूम में कर देते हैं। और फिर इस पूरे सेटअप को तो लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं डाला है। सेटअप पूरा का पूरा मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, ऐसा होता है। बाप रे। ठीक है, इस जगह पे बैटरी वगैरह लगाना है, मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ। कैसा पोटेंशियल देना है तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड बैटरी। करता है। हाँ, तुम बस इतना सा सेटअप को भूल जाओ, इतना सा सेटअप को भूल जाओ, ये काम करना। ठीक है, आमीटर को किस लिए लगाया? आमीटर को इसलिए लगाया कि हम लोग देखना चाहते हैं कि इसमें करंट कितना है, इधर फ्लो कर रहा है या ओके, इधर तो फ्लो कर रहा है। ऑटो करंट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और वोल्ट मीटर को इसलिए लगाया हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लेट्स के क्रॉस, बराबर। यस सर। और फिर इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे ऐसे करके गया और बैटरी इस तरफ लगाना पड़ेगा, ऐसा, सही है। है ना। तो ये क्या होगा, यस सर। ये पॉजिटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल बनेगा या एक्सीलरेटिंग बनेगा? ये वाला कहाँ से निकल रहा है वो बात पर डिपेंड करेगा ना। हाँ, मान लो कि फोटोन इधर फॉल करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर फॉल, रिटार्डिंग करेगा। है ना, रिटार्डेशन रिटार्ड होगा कर। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है, मैं मिक्सअप कर दिया। रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करे, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि ऐसा पोटेंशियल जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह तक पहुंच ना पाए, रिटर्न हो जाए, टच ही ना कर पाए, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अलग है थोड़ा सा। हाँ, तो पूरा डिफाइन नहीं किया था मैंने उस समय, बस समझाया था। तो अब मैं इस सेटअप को दोबारा बनाऊंगा, इसको भूल जाओ। एक सिंपल सा चीज है, बना। ये ऐसा, और ये प्लेट है और ये प्लेट है, इसको हम लोग बोलेंगे इमीटर प्लेट और इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टर प्लेट। अच्छा। कलेक्टर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है और इधर से सेमीकंडक्टर। फोटोन फॉल कर रहे हैं। अब फोटोन्स जो हैं वो ढेर सारे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ढेर सारे एन नंबर ऑफ फोटोन्स हो सकते हैं। तो अगर ये फोटोन फॉल करेंगे, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे ओके। हैं। क्योंकि इतनी एनर्जी होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, तो फायदा क्या हुआ एक्सपेरिमेंट करने का। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि फोटोन का एनर्जी कितना है, उस बात पर डिपेंड करेगा। हाँ, वर्क फंक्शन पे डिपेंड। वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, इन सभी बातों पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ाई करना है कि जब आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया।
तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा यस हूँ सर। कि हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें पता है कि 3 फोटोन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 को ऑलवेज निकाले। 3 फोटोन हो सकता है हाँ। 0 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, या फिर हो सकता है ओके। कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना। अभी हम लोग डीसी। एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों को निकाल रहा है। अब यहाँ पे पहला एजम्पशन ये लिया, दूसरा एजम्पशन ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, अब तीनों की काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम ही हो, है ना। यस सर। वो यस। जीरो हाँ। से लेकर हाँ। के मैक्सिमम के बीच में हो सकता है। समझ में आ रहा है। ओके। अब जब हम लोग नंबर हाँ ऑफ सर। यस। फोटॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी 3 4 नहीं होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बराबर। तो यहाँ ओके। पे नंबर ऑफ जो करोड़ों। इलेक्ट्रॉन्स हाँ। बाहर निकलेंगे वो भी करोड़ों में होंगे, यस सर। हाँ। ठीक है। तो यस। लेट से कि 1 करोड़ नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100,000, लाख, 5 लाख और करोड़ पहुंच गया, 1 करोड़। यस। तो हो सकता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि ये जो 100th इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, प्रोबेबिलिटी है। ओके। तो हाँ बाकी हाँ। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ कुछ एनर्जीज हो सकते हैं, किसी के पास जीरो भी एनर्जी हो सकता है। समझ में आया क्या। यस। इसका मतलब 5 लाख इलेक्ट्रॉन के पास मान लेते हैं कि जीरो काइनेटिक एनर्जी है, और बाकी 10 लाख इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं 2 3 वैल्यूज ही ले रहा हूँ। और बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसमें और भी रेंजेस हो सकते हैं, मैंने लिया नहीं। ओके। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखो कितना, ये काइनेटिक एनर्जी का मैंने डेटा बनाया, तो ये है तुम्हारा मैक्सिमम। लेट से ये है मैक्सिमम का आधा, और ये है जीरो। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन इस जगह तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो स्पीड में धड़ाके से पहुंच जाएगा कलेक्टर प्लेट के पास। ओके। इसके पास हाँ। भी यस सर। एनर्जी है सेकंड वाले के पास, तो ये भी पहुंच जाएगा। लेकिन क्या थर्ड प्रोबेबिलिटी। वाला पहुंच सकता है क्या वहां तक, कलेक्टर प्लेट तक? नहीं। नहीं सर, वेस्ट पे ही होगा। इसका मतलब करंट जो है वो सिर्फ इन दोनों के कारण से आ रहा हाँ। ओके। हाँ। है ना। करंट सिर्फ इसके कारण से आ रहा है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो चार्ज तो हमारा बस इतना सही पहुंचा, और उसी के कारण से करंट आया। लेकिन मुझे सारे एल इंटू चार्जेस डी। को पहुंचाना है, सारे चार्जेस को पहुंचाना है। तो सारे चार्जेस को पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे बताओ जरा सा। एक सारे बैटरी लगाओ। चार्जेस को पहुंचाना है। हाँ, एक बैटरी लगाओ, अच्छा हाँ। एक्सीलरेट करे। ताकि वो एक्सलरेट करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन यस में होना सर। चाहिए, इस अपोजिट टू द इस मोशन। डायरेक्शन में, अपोजिट ताकि डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बने और नेगेटिव पोटेंशियल इस तरफ बने, है ना। यस तो तुम सर। जैसे जैसे v को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचने लगेंगे। और जब तुम एक पर्टिकुलर v पे पहुंच जाओगे बढ़ाते बढ़ाते, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अब पहुंचने लग गए यहाँ पे, तो करंट भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, सही है। यस सर। है ना। और अब तुम हाँ। पोटेंशियल को बढ़ाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे चार्ज तो पहुंच गए, तो क्यू तो अब बढ़ नहीं सकता है, तो करंट बढ़ेगा नहीं। तो वो करंट कहलाएगा हमारा सेचुरेशन करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म होगा टाइप का। हाँ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अब पहुंच रहे हैं, तो अब सेचुरेट हो गया, इससे ज़्यादा करंट बढ़ नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन तो इन्फिनाइट रहते हैं मेटल में, ऐसा कुछ डेफिशिएंसी आ गया टाइप का। लेकिन फोटॉन्स तो तुम लिमिटेड गिरा रहे हो ना, उसी फोटॉन्स के हिसाब से उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट सैचुरेशन तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फोटोन रहता है ना, मतलब कितने भी आए फोटोन उतना ही आने वाला है टाइप करंट। तुम बात नहीं समझे। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी।
ऐसा नहीं कि Yes. एक बार तुमने सिर्फ फोटोन गिराया, ये फोटोन रेगुलरली गिरते जाएगा। तो अगर तुम्हारा 50 लाख फोटोन गिर रहा है और लेट से 50 लाख इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो अगले सेकंड पे भी 50 Yes. लाख बाहर निकालेगा। तो डी क्यू Yes, sir. जो है ऑलवेज 50 लाख ही रहेगा, और डी टी जो चीज़ है टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। मेरी बात समझ में आई? Yes, तो sir. डी क्योंकि क्यू वो कांस्टेंट रेट से कब निकाल रहा चेंज है हो रहा है? फोटोन। हाँ, डी क्यू कब चेंज हो रहा है? जब तुमने वी को बढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी जीरो वाला था वो नहीं पहुंच रहा था। तो तुम्हारा अच्छा, क्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसा बोलना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन ऐसा कुछ। अरे नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज्यादा करंट। Yes. तो मतलब आप आई जितना इज नंबर ऑफ इक्वल्स टू फोटोन चार्ज, बढ़ाते जाएंगे। देखो, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और क्यू का वैल्यू कितना होगा? मान लो कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो एन ई डिवाइडेड बाई टी। ये तो कांस्टेंट है, तुम्हें एन को बढ़ाना पड़ेगा, एन बढ़ेगा तो आई खुद ही खुद बढ़ने लगेगा। और एन का यस मतलब ये सर। नहीं है, एन का मतलब दो है। यहाँ पे समझना, एन तुम दो तरीके से बढ़ाओगे। पहला, इजेक्शन बढ़ा दो मेटल सरफेस से, और दूसरा, कलेक्टर प्लेट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दो। इजेक्ट कर रहा है लेकिन कलेक्टर के पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो करंट थोड़ी ना बढ़ा। रिजेक्ट कर रहा है बट उधर पहुंच नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन करंट नहीं बढ़ा सही। मस्ट रीच टू कलेक्टर प्लेट। अगर कलेक्टर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं तो करंट कहाँ हुआ? यस। समझ में आया? तो हाँ करंट सर। बढ़ाने Yes, का sir. दो तरीका है, या तो तुम नंबर ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दो, या फिर कलेक्टर प्लेट पे जो बढ़ रहे हैं, कलेक्टर प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उसकी संख्या बढ़ा दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फोटोन बढ़ाते। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो। हाँ। और अगर मुझे कलेक्टर प्लेट तक सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दो, पोटेंशियल। है ना? तो हम लोग अभी यही काम कर रहे हैं कि वी को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग वी को बढ़ा रहे थे, तो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या थे उस समय? कांस्टेंट थे, यस सर, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। हाँ। क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैं फोटोन बढ़ा नहीं रहा कांस्टेंट। हूँ। हाँ ठीक सही है, है। हाँ। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, करंट एज वी। देखो, इसमें करंट और ये है पोटेंशियल। अब एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये प्लेट है, और अभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ढेर सारे, सही है। और इसके पास है ज़ीरो, इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा, इसके पास मैक्सिमम, इसके पास थोड़ा सा है, थोड़ा सा। तो जब मैं कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हूँ, जब ये है ज़ीरो, तो उस समय करंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये V इज इक्वल टू जीरो होगा है, ना, होगा। मैक्सिमम वाला जाएगा। हाँ, तो ये हम सारे होगा. इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पे होगा कहीं करंट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इसको बनाना पड़ेगा, नेगेटिव इसको बनाना पड़ेगा। तो बैटरी का पोलरिटी ऐसा देना हाँ. पड़ेगा। सो दिस पोटेंशियल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन का पोटेंशियल लगाया है तो पॉजिटिव होगा, मतलब समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव वाला होगा, कौन सा डायरेक्शन? ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे V पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। एक्स एक्सिस पे ये नेगेटिव पोलैरिटी डायरेक्शन, हाँ, पोलैरिटी को ही डिफाइन करना था।
तो जैसे जैसे तुमने पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ेगा, तो एक्सीलरेशन। करंट बढ़ने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट हो जाएगा कांस्टेंट, अब नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आ गया ये, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट। ओके, सही है। आई नो दिस इज तब सैचुरेशन। नहीं बढ़ता क्या हाँ हाँ, वोल्टेज एप्लीकेशन? सैचुरेशन करंट आ गया। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को उल्टा कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब हायर पोटेंशियल इधर, लोअर इधर। तो उसका केस मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, अब ये चीज हो जाएगा प्लस और ये वाला हो जाएगा माइनस। और मैं अब धीरे धीरे v को बढ़ाऊंगा, पहले v का मैग्नीट्यूड क्या था, इतना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, छोटा होगा, तो कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंच पा रहा था और अब ये भी नहीं पहुंच पाएगा, तो अब क्या सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हाँ, पहुंच रहे हैं। तो करंट बढ़ा या घटा, मैक्सिमम वाले। बट कम मतलब हो पहले से गया, तो कम हो गया। करंट पहले से घट कम गया। हो गया। तो जब तुमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखा था तो करंट हो गया कम, और फिर तुमने इस v के मैग्नीट्यूड को और बढ़ाया, ये v बढ़ेगा तो e का वैल्यू और क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जो तुम्हारा ये वाला पहुंच पा रहा था ये भी नहीं पहुंच पाएगा, ये भी नहीं पहुंच पाएगा, ये भी नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ ऊपर जीरो। वाला पहुंच पाएगा, है ओके, ना। हाँ। तो यस अब सर। एक यस पहुंच सर। पा रहा है, एक पहुंच पा रहा है, एक पहुंच पा रहा है, तो एक के कारण से कुछ करंट होगा लेकिन पहले से कम। तो हाँ, ये हो गया नंबर ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम। पहले से कम। और मैं पोटेंशियल को बढ़ाया, पोटेंशियल को और अगर बढ़ाऊंगा तो जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम। नोट करना ओके, हाँ। क्या बातें हुई यहाँ पे, हाँ सर, समझ कि गया। जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था वो भी इस जगह हाँ, तक नहीं पहुंच पाया, तो करंट क्या हो शॉपिंग गया, पोटेंशियल। जीरो। हाँ। जीरो। यस। तो ये हो गया जीरो, और इसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यस इसी सर, अभी कनेक्ट होता ओके। हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल। और फॉर्मूला बताओ, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आ सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से। क्यू वी नॉट, क्यू वी। और क्या? मेरा बोलने का मतलब ये था कि इस इलेक्ट्रॉन के पास था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये स्पीड में हाँ, चलना स्टार्ट तो किया लेकिन कलेक्टर प्लेट तक पहुंच ही नहीं पाया, वो यहाँ पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। क्यों, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यस। था, इस पे कंटिन्यूसली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो यस हाँ, सर। ये कलेक्टर प्लेट तक रीच नहीं कर पाया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चले गई, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, जितनी भी यस सर, स्टोर हो गए। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में गई, पोटेंशियल एनर्जी में। प्लेट। अरे हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ यस। इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स लिखो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ई वी। पता है ईवी, नहीं, ये पता चार्ज है, ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, पता है सर। कहाँ से आया फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रोस्टैट में बताया। इलेक्ट्रोस्टैट में बताया ना, U नहीं, इज इक्वल टू हाँ, क्यू वी, क्यू, क्यू, है यस ना। सर। वही तो use करते हैं। ये हाँ, हाँ। वही फॉर्मूला है, Q क्या है इलेक्ट्रॉन और V क्या है पोटेंशियल। तो आई सही थिंक है। तुम्हें अब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए, एकलौता फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। यस सर। ओके सर। कॉन्सेप्ट क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको रोक दिया। वो इलेक्ट्रॉन वहां तक ना पहुंच पाए, अगर वो नहीं पहुंच पाया तो उसके कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऑफकोर्स नहीं नहीं पहुंच पहुंचा। पाएगा। नहीं पहुंच पाया। यस। हम्म, चलो अब आगे हम लोग इसमें कुछ कुछ वेरिएशन करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इंटेंसिटी का मतलब बताता हूँ, इंटेंसिटी होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को इंटेंसिटी गलत नंबर ऑफ तरीके से फोटॉन। समझते हैं। ओके। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, किसकी इंटेंसिटी सर? अरे वो जो इंटेंसिटी जो लाइट फॉल कर रही है उसकी। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स सर वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड रिजेक्शन। विद गन।
यहीं पे गलती कर दिया, क्योंकि बताया ही गलत तरीके से जाता है। मैं इस तरीके से नहीं बताता हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया पर Power पावर upon पर area. यूनिट एरिया। पावर क्या होता वर्क अपॉन टाइम। Work energy per. है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। इधर वर्क कराओगे Hmm. सर तो मतलब समझो ना, एनर्जी वर्क ही होता हाँ, है क्या? तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो दिस इज इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, गलत बोल रहे थे। अब मैं इंटेंसिटी को देख रहा हूँ, तो एनर्जी हमें सामने दिख रहा है। टाइम और एरिया को तो छोड़ ही दो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। एनर्जी के बारे में डिस्कस करें। ये कौन सी एनर्जी की बातें हो रही है? एनर्जी ऑफ फोटोन। ये कौन सी एनर्जी की सोर्स। बात हो रही है? ये जो सोर्स है उसकी एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है। जहां से आ रहे हैं तो फोटोन। तो ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लो कि n है, और एक फोटोन का एनर्जी है ep। तो मैं यहाँ पे एनर्जी कितना लिखूंगा सोर्स का? n इंटू ep। And into it. समझ में आया या नहीं आया? हाँ Yes, सर, sir. समझ गए। ये है हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला। n क्या है इसमें? नंबर ऑफ फोटॉन्स। n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ep? मतलब उसको भी पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटोन, दोनों से Energy बढ़ of सकता है। एनर्जी source. ऑफ द फोटॉन्स। वही सोर्स। तो अगर तुम्हें इंटेंसिटी को बढ़ाना है, या फिर तुमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, या तो n बढ़ेगा या तो ep बढ़ेगा। बराबर है। डीपी बढ़ेगा कोई, दोनों हाँ, बढ़ Yes, sir. सकते हैं। दोनों बढ़ सकता है। तो इस बात को क्वेश्चन में मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज, अगर मैं n को बढ़ाऊंगा तो भी इंटेंसिटी बढ़ सकता है, और दूसरा, अगर मैं ep को बढ़ाऊं तो भी ओके। इंटेंसिटी बढ़ सकता है। ये दोनों चीज इंटेंसिटी को बढ़ाता है। क्लियर है क्या? हाँ, तो मतलब अगर Yes, नंबर sir. उनका मैटर करता है और एनर्जी भी मैटर करती हाँ, है, एक ऐसे याद फोटोन का रखना है। एनर्जी, तो एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? एच बाय लैम्डा। एच न्यू, H3 by lambda. या फिर एच सी वाई लैम्डा। हाँ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बढ़ाता हूँ, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ता है, और वो इंटेंसिटी को भी बढ़ाता है। ओके, क्लियर है क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब यूवी Yes, बेस sir. यूज करो, हाँ, या फिर थोड़ा लेमडा को यूज करो। घटाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्लियर है क्या? सही है। तो Yes, अगर हाँ कभी sir. भी क्वेश्चन में बोला कि इंटेंसिटी बढ़ा, तो हम लोग कुछ क्लियरली बता नहीं सकते कि नंबर ऑफ फोटोन्स को उसने बढ़ाया या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन को बढ़ाया। समझ में आ रहा है? लेकिन ओके। यहाँ पे जो हम हाँ, ये लोग भी सही करेंगे, है। Okay. ये चीज़ तो बताते नहीं है, बहुत ही रेयरली ही कोई बताए तुम्हें। और कौन अगर, सा? हाँ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने बताया, आर क्वेश्चन एम आर में, सर ने बताया। क्वेश्चन में अगर तुम्हें आता है, तो ये तुम्हें एज्यूम करके चलना है कि जैसे अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें हम लोग को ये एज्यूम करके चलना है कि अगर इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाया, कीपिंग ओके, फ्रीक्वेंसी ऐसा अज्यूम कांस्टेंट। करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, हम्म। हाँ, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है। या फिर क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी को तुमने इंक्रीज किया है, तो क्या इफेक्ट नंबर पड़ेगा? ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाया तुमने। सही बात। समझ में आ गया? हम्म। चलो, Yes, तो sir. अब ये इंटेंसिटी का मामला समझ में आ गया होगा तुम्हें अच्छे तरीके से। और अब हम लोग दो चीजें क्वेश्चन। करना चाहते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, एक्सपेरिमेंटल चल रहा, ऑब्जर्वेशन ही चल रहा। पहला, उस वाले में हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इंक्रीज्ड। फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उस ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा? अभी जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, उस पे क्या असर पड़ेगा?
अब वापस से यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा निकलने का, तो सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा और ऊपर में भी आ सकता हाँ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। वो। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो वो तो सेम बढ़ेगा रहेगा, वो तो घटेगा हमने या डिसाइड सेम करें, रहेगा? वो तो हम डिसाइड वो कर तो रहे हैं। सेम ही, वो सेम ही रहेगा ना। नहीं, सेम ही रहेगा। सर नंबर ऑफ एनर्जी नहीं, प्रोटॉन्स ही तो बढ़ रहा है, तो एनर्जी ऑफ मतलब द इनका जो सोर्स कांस्टेंट है मैक्सिमम ना। काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एनर्जी ऑफ फोटोन तुमने बढ़ाया नहीं, डेट इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ, और यस, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर तुम्हारा बढ़ा नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी उसी रेंज में रहेगा, लेकिन बस यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो तुमने हाँ, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्लाइज कोलिजन, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, इम्प्लाइज फोटो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ, संख्या बढ़ी, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। है ना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, यस हाँ सर। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, so the energy of photon will remain constant, and hence the maximum kinetic energy of the electron will remain constant। तो कांस्टेंट, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। ये पहले क्लियर नहीं होता ठीक है, था। अब इसको हम लोग एक बार ग्राफ में बना करके देख लेते हैं। तो इस जगह पे है करंट और इस जगह पे है V। एक ग्राफ बना ऐसा, और दूसरा जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होने वाला है दोनों का, तो ऐसा होगा दूसरा का ऐसा। ओके, इंटेंसिटी ऊपर वाले तो इसमें मैं इंटेंसिटी अगर लिख दूं, दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज I2, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्या, आई इसकी इंटेंसिटी सर I1। वन ग्रेटर देन आई टू। I1 इज ग्रेटर देन I2, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, और सेचुरेशन करंट वन वाले का ज़्यादा है, बेसिक सा चीज़, है ना। अब इस बार क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, केस टू द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, और नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ फोटोन को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जितने भी फोटोन गिर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया या फिर वेवलेंथ को बढ़ा दिया गया, अच्छा सर। है ना। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन सेम रहेंगे और हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, सही है। वेवलेंथ को घटा दूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और उसके कारण हाँ से हाँ, सही। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा ना, नंबर ऑफ बिल्कुल, फोटॉन्स कांस्टेंट है। इसी चीज को तुम्हें समझना है, इसी तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अभी नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, मतलब जो गिर रहे थे जितने फोटॉन्स तीन, तो अभी भी तीन ही ठीक गिरेंगे, और तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे तो अभी भी तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, हाँ, हाँ, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की यस एनर्जी यस, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ, बढ़ेगा या घटेगा, इजेक्टेड सेम रहेगा। सेम रहेगा, सेम कांस्टेंट। रहेगा। तो अब बताओ सैचुरेशन करंट बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा, तो फोटो करंट भी बढ़ रहे, तो सेम रहेगा, और बस स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा पीछे की तरफ। क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, तो नंबर हाँ ऑफ सर, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कांस्टेंट, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, यस हाँ, सर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कांस्टेंट है तो करंट का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एनी बाई टी, तो बिल्कुल। यस सर। तो चार्ज जो बाहर निकला वो भी कांस्टेंट है, तो ये नंबर ऑफ हाँ, सैचुरेशन करंट इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट,
यस यस सर। सैचुरेशन करंट कब होता है? जब मैक्सिमम तुमने पॉजिटिव चार्जेस पे लगा दिया, नेगेटिव चार्जेस पे दे दिया, तो जो भी कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो भी पहुंच गए। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट बताया था? जिसके पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी ना पहुंच पाए, उसको रोकना है। उसको हाँ रोकना है। हाँ। अगर काइनेटिक यस। एनर्जी, सपोज एक बॉल है जिसके पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, और एक बॉल है जिसके पास वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। मुझे दोनों को यहाँ तक पहुंचने से रोकना है, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जानी चाहिए। तो किसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डालना चाहिए, पहले वाले में या दूसरे वाले में? मास मास दोनों का मास सेम है, दूसरे वाले में। सब कुछ सेम है। दूसरे वाले में दूसरे वाले में क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इस पे फोर्स भी तो ज़्यादा यस लगाना एनर्जी पड़ेगा। ज्यादा। तो हाँ। ओके वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। इसके पास काइनेटिक हाँ एनर्जी सही बात पहले है से ज़्यादा बढ़ गया, ज्यादा है तो इसका हाँ मतलब यस सर। यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हें लगाना चाहिए वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा बढ़ाना रहना पड़ता चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सही यस बात सर। है हाँ, जैसा कि मैं हम लोगों ने फॉर्मूला वहाँ पे देखा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई वी एस। इन्वॉल्वमेंट ठीक है, हाँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, सॉरी फोटोन बढ़ा, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम वो बढ़ेगा, और ये चीज़ बढ़ेगा यस तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्लियर है क्या? बढ़ेगा यस यस सर सर। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। बन गया सब दिमाग में हम्म, ऐसा ही एकदम क्लियर होना चाहिए, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें टेंशन नहीं होगा करना कैसे है। अब तक तो लिख रहा है क्या वैसे अगर तुम ट्वेल्थ में हाँ। होते तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता, जनरली मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम होता है, लेकिन तुम लोग को तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा करंट और ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो स्टार्टिंग में सैचुरेशन करंट दोनों का सेम होगा, सेम रहेगा सब हाँ लेकिन हाँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का अलग होगा, अलग अलग पीछे रहेगा। बढ़ेगा हाई फ्रीक्वेंसी वाले का पीछे बढ़ेगा है ना? ऐसा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है सेम न्यू वन और इसका फ्रीक्वेंसी न्यू टू, और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वन और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल टू। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, न्यू वन या न्यू टू? सर एक सेकंड तो म्यू वन वन ज्यादा। न्यू वन। ज़्यादा न्यू तो हम्म। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ओके मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है। न्यू वन सही इज बात ग्रेटर देन, हाँ नहीं सही बात है सर लॉजिकल है सही बात है ना, बिल्कुल आदि के घर का ये बोलना पड़ता है होना भी चाहिए, सही बात। अब चलो हम लोग दूसरे ग्राफ पे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी किसका, फोटोन का। फोटोन का। हम्म, उसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस पे फोटॉन्स फॉल करेंगे और फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी कुछ, ईपी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा, लेट से कि वो बाहर निकल गया, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते कि मैक्सिमम एनर्जी के साथ बाहर निकला, अच्छा तो assumption निकलने के ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा, वर्क फंक्शन के बराबर। हाँ। दूसरे से कोलाइड वगैरह का हाँ यस तो सर। अब तुम बताओ ये जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ गया, ये जो ईपी है वो दो पार्ट में गया, एनर्जी ऑफ फोटोन एक तो गया
वर्क फंक्शन में, और दूसरा गया काइनेटिक एनर्जी Kinetic. इलेक्ट्रॉन को देना। तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो EP इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जिसमें इलेक्ट्रॉन, गया कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यस तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू EP माइनस ऑफ 5, है ना। ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन। हेलो, तो नहीं फाई कैसे कैलकुलेट करते Yes, किसी sir. मेटल के लिए? 5 वर्क फंक्शन है, उसके बारे में बाद में जानते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इज इक्वल टू, अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और न्यू H क्या है, न्यू हाँ ये फोटोन का है, और ये वर्क फंक्शन है। मेटल का। अब इसके वेरिएशंस को अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसा जैसा तुम वैल्यू पुट करते जाओगे वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। तो मुझे यही अच्छा लगता है सब। हाँ, तो देखो, मुझे कितना एनर्जी फोटोन का फॉल कराना चाहिए ताकि वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0 होना चाहिए। जीरो। हाँ हाँ, तो यस सर मिनिमम यस, एनर्जी ऑफ द फाई फोटोन के मुझे बराबर। चाहिए, मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन, ताकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन 0 हो लेकिन जस्ट बाहर निकल जाए। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाई। इलेक्ट्रॉन should be equals to 0, 0 is equals to h nu minus of pi। तो इधर से मेरे पास एक सही बात। इक्वेशन आ गया that h nu is equals to pi, so nu is equals to pi by h, ठीक है। H। इसे ही हम लोग यस बोलते हैं यस pi नॉट, विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। यस सर। थ्रेशोल्ड, जैसा कि मैंने वो उसमें डेफिनेशन है। दिया, सॉरी, जैसा कि मैंने डेफिनेशन दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड सच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल ये, का। हाँ, इतनी मिनिमम एनर्जी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तो फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा नॉड, या फिर मिनिमम। एच न्यू नॉड। अच्छा न्यू नॉट मतलब मिनिमम। हाँ, हाँ नॉड लग गया, लेमडा नॉड मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो देखो, इस ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग किस किस तरीके से लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस ऑफ माइनस। 5, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, ई वी एस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस ऑफ 5। तीसरा इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा माइनस ऑफ एच सी बाय लेमडा नॉट, नॉट। या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट, ठीक है। हर एक अलग अलग इक्वेशन अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, और हर एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी के जगह पे लिख सकते हैं EVS, ठीक है क्या। यस सर। यस सर तो इतने अलग अलग तरह के वेरिएशन बन सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन में मैं फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी को वेरी कराना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास वेरिएबल कौन हो गया, y एक्सिस पे इसको मान लिया, और h, और इसको मैं x मान लिया, और ये क्या हो जाएगा, c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। माइनस। ऐसा इक्वेशन बना ना, हाँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला, इसको h पाई लिख लो, पाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। maximum kinetic energy of the electron versus x, which is
फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो वाई इंटरसेप्ट कैसा है देखो इसका, ये इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से। मतलब ऐसा होना चाहिए। यस। तो ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, जिसमें कि थीटा हम लोग बता सकते हैं क्या। हाँ सर, tan इनवर्स ऑफ एच। और ये क्या चीज है, tan एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाँ, ठीक है। y इक्वल टू 0 करते हाँ, हैं। yes Yes. दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका स्लोप कितना होगा वो हम लोग आराम से देख सकते हैं। Constant. और y इंटरसेप्ट जो होगा वो इसका क्या बताएगा, वर्क फंक्शन, work function yes sir y को डिनोट करेगा। तो अगर मान लो मैंने हाँ 3 मेटल्स लिए, 1 2 और 3, तीनों मेटल के ऊपर फोटॉन्स को फॉल कराया, और ये मेटल 1 है, मेटल 2 है और ये मेटल 3 है। तीनों के वर्क फंक्शन φ1 φ2 φ3, और बोल दिया गया कि उसका तीनों का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो 5-3, अगर आप सबसे ग्रीन वाले को टी हाँ लेते 5-3 का सबसे ज्यादा φ3 का सबसे ज्यादा होगा। सबसे तो ज्यादा तुमसे नीचे पूछा हाँ जाएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाला। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड उसका ही 5-3 का होगा। ही होगा थ्रेशोल्ड उसका होगा। सिंपल चीज है। तो वर्क हाँ फंक्शन ऑफ 3 yes विल बी ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। बहुत ही बेसिक बेसिक सा चीज है, एक बार समझ में आ जाए हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बन गया। ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग और ग्राफ देखते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब मेटल सरफेस से बाहर निकलता है तो उसका एक रेंज में होता है। फोटोन फॉल किया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 से बड़ा या इक्वल, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में हो सकता है। तो ऐसे से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, एक दो थोड़ी ना निकला है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ हाँ सर। फोटॉन्स को बढ़ाते जाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो जब हम लोग तो नंबर ऑफ बढ़ेगा, फोटॉन्स को बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं। तो ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा आता है। ये पॉइंट क्या है, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम तो ना काइनेटिक डिपेंड। एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। समझ में आया क्या, ये सिमेट्रिक ग्राफ सर नहीं है, ऐसा लग रहा है, सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है ये, अनसिमेट्रिकल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास हाफ से भी कम एनर्जी होती है, तो सभी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। समझ में आया क्या, वैसे इसका काम बहुत yes कम है पहले, लेकिन फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए तो बता दिया। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती भी है क्या सर, वो डाउट हो रहा है। किस बात वो पे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों डिपेंड करती हैं क्या एक दूसरे पे, क्योंकि जो वाई एक्सिस है वो तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, तो और जो मतलब एक्स में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वही का नंबर ऑफ मतलब क्या है? फोटोन। मैंने बोला कि मतलब जीरो एनर्जी के साथ कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में कितने फोटॉन्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं इजेक्टेड, वो इतने।
समझ में आ रहा है? और मैं यस बोलूंगा सर। अगर ओके। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं? कम है। समझ में आया? इस चीज को ये शो कर रहा है। Yes, sir. फर्स्ट टाइम लिखेंगे हम्म। शायद। और एक और देख लेते हैं हम लोग कि फोटो करंट और इंटेंसिटी में कैसा वेरिएशन होगा। तो करंट हम्म। बढ़ेगा वर्सेस इंटेंसिटी। y इक्वल टू मान लो कि ये ऐसा है, फोटो करंट, ठीक है, आई, और इस जगह पे इंटेंसिटी है जो भी फॉल करा रहे हैं। तो इंटेंसिटी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट बढ़ेगा या घटेगा? अब यहाँ पे बात ये है कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं बढ़ा रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, करंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। और ये लीनियरली होगा। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो करंट भी जीरो है, बराबर। हाँ तो सर, इसीलिए फोटोन लीनियरली फोटोन गिर प्रोपोर्शनल। ही नहीं रहे तो। ठीक है, जितना ज्यादा फोटोन्स गिराओगे ओके। उसके हिसाब से उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ये लीनियरली होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट माने इसलिए ये हाँ, सर। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब इसमें लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चलता है कि जो पार्टिकल्स, जो भी यहाँ पे हम लोग लाइट को फॉल करा रहे हैं किसी मेटल सरफेस पे, वो एक पार्टिकल नेचर को पोजेस करता है, लेकिन वेव नेचर को पोजेस नहीं करता। आइंस्टाइन इसी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला फैक्टर, पहला जो चीज़ है वो ये है कि जब भी मेटल सरफेस पे फॉल करता है फोटोन, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इंस्टेंटेनियसली बाहर निकल जाता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि इट इट वाज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो ये पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूव कर रहा है, अब समझाता हूँ। अगर वेव होता है तो वेव क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रीच करता है, लेकिन वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पे अगर वो फॉल करेगा तो वो धीरे धीरे एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इसका बढ़ेगा, और बढ़ते 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 जब इसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने में इसको कुछ टाइम लगना चाहिए, और जब एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा तभी ये बाहर निकल सकता है। तो वेव नेचर के हिसाब से इट शुड नॉट बी एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। आया ना? Okay. यस सर, कि उसको कंटिन्यूस रहता है। हाँ। है ना? लेकिन ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, हाँ. तो ये यस। इस बात को बता रहा है कि हाँ, ये एक पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। ठीक है, नो टाइम लैग। कंक्लूजन। दूसरा दूसरा ये है कि हम लोगों ने ये देखा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब तक हम लोग एक फ्रीक्वेंसी वी नॉट से ज़्यादा वैल्यू का फॉल नहीं करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था। हाँ, थ्रेशोल्ड। ठीक है, यस। मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखते तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता था, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा करते थे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। बाहर निकले। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्वेशन से पता चला, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। लेकिन वेव नेचर क्या बोलता है? वेव नेचर ये बोलता है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, और जब उसके पास एनर्जी आ जाएगा
तो वो इजेक्ट कर जाना चाहिए। इसका मतलब वेव नेचर से ये है कि इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। बराबर है अच्छा, क्या? हाँ, कोई टाइम के बाद तो अचीव ही Okay. कर लेगा। अचीव कर लेगा। हाँ तो Yes, इट sir. शुड नॉट डिपेंड्स हाँ. ऑन द सोर्स। तो वेव नेचर से ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा उसको हम लोग फॉल नहीं कराएंगे फोटोन को, तब तक वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता नहीं। तो ये पार्टिकल नेचर को फिर से बता रहा था, प्रूव कर। हम्म, प्रूव कर रहा हाँ. था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इंटेंसिटी वाला, तीसरा इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है, जब हम लोग फॉल कराते हैं तो इंटेंसिटी से क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने, नंबर ऑफ फोटो। हाँ, हाँ, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में देखे कि इंटेंसिटी को अगर हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी, इम्प्लस करंट बढ़ा, है ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर हम लोग वेव नेचर से देखें तो वेव नेचर से ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी जब एनर्जी फॉल करती है तो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सब सकते हैं, तो सब हाँ, निकल सकते सब हैं, निकलेंगे हाँ. है ना। आराम से। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर हाँ, नहीं निकले। यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड था, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिमिटेड थे। तो वेव ओके, नेचर से फुल ये, लिथिक टाइप हो रहा है। हाँ, ये बातें पता चल रही थी, जो कि गलत हुआ। और पार्टिकल नेचर से जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो डेटा को मैच कर रहा था। तो इसीलिए इन सभी एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक पार्टिकल नेचर को पॉसेस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं बोलेंगे, जब वेव बोल दिया तो पार्टिकल कैसे हो, लाइट को बोलेंगे, है ना। ओके। लाइट Yes, इज sir. पोजेसेस पार्टिकल नेचर। लेकिन बाद में आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट रन किया गया, तो फिर इसको डुअल नेचर करा दिया गया। समझ में आया क्या? डुअल नेचर कैसे आया? डी ड्यूअल नेचर। ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। You probably. डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि देखो, वेव तुम लड़ाई मत करो पार्टिकल से, पार्टिकल तुम लड़ाई मत करो वेव से। ना तो ये क्वांटम का एग्जैक्टली बेसिक्स है ना। पार्टिकल नेचर को पॉसेस करता है, और ना ही ये एग्जैक्टली वेव नेचर को पॉसेस करता है, ये दोनों नेचर को पॉसेस करता है। ओके, तो इसीलिए हो गया ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ वेव। इधर से स्टार्ट। तो किस सर इधर समय से कौन स्टार्ट सा, होता है ना क्वांटम फिजिक्स। हाँ, तो किस समय कौन सा वो नेचर को पॉसेस करता है, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो, या फिर किस तरीके से उसको देखना चाहते हो। तो इस तरीके से वो Okay. बिहेव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और फिर रेडिएशन प्रेशर देखेंगे। फिर हम लोग इसमें आएंगे, तो रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन आया था। वेवलेंथ वाला। ओके। आता है। अभी तक तो बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अब तो चांसेस हैं। तो एसएचएन में आ रहा था। सॉरी। ठीक है, ओके फिर सर। बाकी होमवर्क फिर कंप्लीट कर लिखने। लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास से करते हैं। Okay. होमवर्क। ठीक है, होमवर्क वही है, इसका Okay. एक्सरसाइज कंप्लीट करो, जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा है उसे कंप्लीट करो। ओके।